हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.79 जिसमें उसने हमें कहा हुआ है कि आपने मुझे वीएबी वोल्टेज कैलकुलेट करके देने हैं। देखें वीएबी वोल्टेज इन दो नोड्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इन दो नोड्स के दरमियान बच्चों देखो आपको पता है पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होते हैं, ठीक है। तो इस वोल्टेज सोर्स यानी इन दो नोड्स के दरमियान कौन सा रेजिस्टर आ रहे हैं? सिर्फ दो रेजिस्टर, एक 3 ओहम का, एक 4 ओहम का। अब कुछ बच्चे ये भी कहना चाह रहे होंगे सर 10 ओहम का भी तो आता है, लेकिन यार हमें 10 ओहम के रेजिस्टर के वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बगैर ही हमारा काम हो जाएगा। तो बच्चों देखो, अगर मुझे वीएबी वोल्टेज कैलकुलेट करना है, यानी उसका कहने का मतलब ये है वो यहाँ से लेके यहाँ तक के वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहता है, ठीक है जी। और ये साइन भी उसने मुझे खुद अपनी शेप में मेंशन किया करके दिए हुए थे कि प्लस माइनस, यानी कि प्लस यहाँ पे माइनस इस तरफ है। तो बच्चों एक बात जो मैं बार बार दोहराता हूँ कि करंट हमेशा पॉजिटिव पोल में से निकलती है और नेगेटिव पोल में जाके एंटर करती है। और दूसरी बात ये कि बैटरी हमेशा हम बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन जो करंट डिसाइड की जाती है वो डिसाइड होती है लोड के अकॉर्डिंग, यानी कि आगे कितना लोड लगाया गया उस लिहाज से आगे करंट जाता है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ नजर तो आ रहा है 30 वोल्ट का, लेकिन बात यह है कि इसकी डायरेक्शन करंट हमेशा पॉजिटिव पोल में से निकलती है, मैंने यही कहा ना। तो इसकी डायरेक्शन करंट की देखो उल्टी है, यानी कि इसकी करंट जो है यहाँ से निकल के नीचे की तरफ जा रही है, यानी यहाँ पे जाके ये तकसीम होगी कुछ यहाँ पे। इसकी डायरेक्शन को सीधा करने के लिए ताकि हमारा कंसेप्ट ठीक रहे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ इस्तेमाल करेंगे जो न्यूटन ने कहा था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो लिहाजा अपोजिट इन डायरेक्शन यानी कि मैं सोर्स को क्या करूंगा, प्लस का साइन इस तरफ और नेगेटिव का साइन इस तरफ कर दूंगा और 30 वोल्ट को -30 वोल्ट लिख दूंगा, ये बन जाएगा एक्शन का रिएक्शन, ठीक है जी। तो जरा मुझे यहाँ पे ये काम करना होगा आपके लिए। तो बच्चों ये सर्किट फिर इस तरह से कुछ बन जाएगा, रुक जा मैं ड्रा करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो हाँ, तो बच्चों देखो मैंने ये सर्किट कुछ ड्रा कर लिया जी, ठीक है। मुझे एक नेक्स्ट स्टेप पे जाना था, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे देखें एक स्टेप कर लिया हुआ जो मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या किया। मैंने किया असल में बस दो चेंजेस इस सर्किट में किया। एक तो देखें इस सर्किट की जो मतलब डायरेक्शन है सीधी कर दिया, करंट अब क्या करेगी पॉजिटिव पोल में से निकलेगी और इस तरह से ऊपर की जानिब से करंट आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो देखो बच्चों होने को होना क्या, हम लेट से कह लेते हैं यहाँ से टोटल करंट निकलेगी आई टी, ठीक है जी, जिसको हमने मालूम करना है। फिर क्या होगा जी, इस नोड के ऊपर आके ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी क्योंकि आगे दो वायर्स ही जा रही है ना। तो लेट से कह लो इस तरफ हमारी I1 करंट जा रही है, इस तरफ हमारी I2 करंट जा रही है। I1 करंट जब इस नोड पे पहुंचती है तो इसको भी आगे दो हिस्सों में तकसीम होना पड़ता है। तो लेट से आप कह लो इस तरफ I1 की करंट का कुछ हिस्सा चला जाता है I3 के नाम से और कुछ आगे चला जाता है I4 के नाम से, ठीक है। हमने लेट से देखें पूरी कहानी ही जैसे यहाँ पे बयान कर दी है। तो देखो बच्चों असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास वीएबी वोल्टेज कितने हैं तो मुझे इनके क्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए और किसी भी रजिस्टर के क्रॉस तो फिर उसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। डेट्स वाई हमें क्या पता होना चाहिए कि इनमें से कितना करंट गुजरा और कैसे वोल्टेज पैदा हुआ है। वोल्टेज ओहम्स लॉ की मदद से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखें बच्चों मैंने जो पॉइंट मैं कह रहा था मैंने दो पॉइंट्स किए हैं। दूसरा पॉइंट ये किया कि हमें पहले देखें हमारे पास टोटल वोल्टेज मौजूद है, हमें टोटल करंट का पहले पता होना चाहिए। तो टोटल करंट को मालूम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल वोल्टेज तो है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे। जब दो रेजिस्टर के दरमियान एक टर्मिनल सेम हो तो वो दोनों सीरीज में होते हैं, अदरवाइज अगर अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन है तो वो पैरेलल में होते हैं। और एक और चीज़ होती है वाई डेल्टा कनेक्शन, वो आपको आमतौर पे देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब देखें इन दो रेजिस्टर्स के दरमियान 4 ओहम और 6 ओहम के दरमियान एक टर्मिनल सिर्फ कॉमन था, दूसरा इन दोनों का डिफरेंट साइड पे कनेक्टेड था। डेट्स वाई ये सीरीज में थे तो 4 + 6 हो गया और ये दोनों 10 हो गए क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंसेस प्लस हो जाती हैं। अब देखो बच्चों मुझे टोटल करंट चाहिए तो टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करें, 10 और 10 का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है। देखें अपर टर्मिनल यहाँ पे वायर का कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल वायर का यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 के नाम से मैं इनका पैरेलल लेने लगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी नीचे सम हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये कितना आ गया अपने पास 5 ओहम, ठीक हो गया। तो देखें जो 5 ओहम का रजिस्टर आया ना, हमने स्टूडेंट किया क्या, हमने इतना सर्किट है यहाँ से कट कर दिया है। तो जो 5 ओहम आया जो मतलब कि इतना कट करके हमने देखा कि 5 ओहम का रजिस्टर लगाया जाए तो उतना ही असर पड़ेगा जितना ये सर्किट हमें दे रहा है। तो वो इस तरह से आके लगेगा, ज़रा गौर कीजिएगा। ये 3 ओहम का रजिस्टर लगा हुआ हमारा वो वाला,
और इसके आगे हम इस तरह से 5 ओहम का अटैच करवा देंगे। अब जो 5 ओहम का अटैच होगा, देखिए उसकी वायर जो होगी वो एक तरफ तो 15 ओहम के साथ अटैच होगी और 3 ओहम की वायर एक साइड पे 15 ओहम के साथ अटैच है, और इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों भी सीरीज में होंगे। तो R2 के नाम से हम इनका सीरीज निकाल लेंगे 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8 ओहम। तो लिहाजा नेक्स्ट जो हमारी शेप बनेगी वो इस तरह से बनेगी, देखें माइनस प्लस -30 वोल्ट, ये हमारा 9 ओहम का रजिस्टर आ गया जी। ये 15 ओहम आ गए स्टूडेंट्स। ये हमारी I2 जा रही थी, ये हमारी आगे I1 जा रही थी, और ये हमने अभी अभी एक इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाला 5 और 3 करके, जो कि 8 ओहम आया। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हो गया और यहाँ से हमारी टोटल करंट जा रही है। अब ज़रा गौर कीजिएगा मज़ीद इसके आगे क्या स्टेप है, काफ़ी इजी है, कोई आगे मुश्किल का काम नहीं है। अब देखें 8 ओहम और 15 ओहम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल इन दोनों के दरमियान यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो ये दोनों क्या हुए, आपस में पैरेलल में हुए। तो इनका पैरेलल निकाल लिया जाएगा जी, R3 के नाम से निकालते हैं, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन, नीचे सम। तो मैं आपको बताता हूँ कितनी वैल्यू आती है। तो ये स्टूडेंट आ रही है 5.2 ओहम। ठीक हो गया जी, 5.2 ओहम जब आई, हमने इतना सर्किट कट कर लिया हुआ है। अब देखें लास्ट जो सर्किट बनेगा जिससे हमें टोटल करंट मालूम हो जाएगी, और फिर हम अपने सर्किट को दोबारा से, पहले हमने फैले हुए सर्किट को क्लोज किया ताकि हम टोटल करंट निकाल सकें, फिर से हम इसको फैलाएंगे ताकि हम अपने असल मकसद तक जा सकें। तो ये देखें ये 9 ओहम का वो रजिस्टर लगा हुआ है, और अभी अभी हमने जो कैलकुलेट किया वो रजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया, और इस तरह से वायर आ गई। अब ये इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है IT, और ये कितना आया 5.2 ओहम। तो देखो बच्चों, अगर मैं IT कैलकुलेट करना चाहता हूँ करंट, तो टोटल वोल्टेज जो कि -30 वोल्ट है, और अवर टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगी, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, देखें एक टर्मिनल इन दोनों के दरमियान यहाँ पे कॉमन हो गया, दूसरा दोनों का टर्मिनल डिफरेंट साइड पे कनेक्ट है, इसका भी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट है, इसका भी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट है, लिहाजा इन दोनों का दूसरा टर्मिनल कॉमन नहीं हुआ, तो लिहाजा ये दोनों क्या है, सीरीज में है, 9 + 5.2। तो ये आ गई टोटल रेजिस्टेंस। अब आप निकाल लें अपनी टोटल करंट, तो -30 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 14.2। तो ये बच्चों आ गया -2.11 अम्पेयर। मिली तो नहीं आता, अम्पेयर ही आएगा, क्योंकि इसमें वो किलो वाला सेल नहीं है ना। तो देखें हमें IT की वैल्यू अब पता है, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाए। अब प्रीवियस शेप पे आपने एक एक स्टेप पीछे चलते जाना है, ठीक है। तो -2.11 अम्पेयर हमारी वैल्यू है टोटल करंट की। अब बच्चों देखो ज़रा गौर करना, मुझे मेन किस चीज़ की ज़रूरत है, I1 की वैल्यू की, क्योंकि मेरी जो I1 है वो 3 ओहम में से गुजरती है, तो यहाँ पे वोल्टेज पैदा होते हैं, और वही I1 आगे जाके डिवाइड होके I4 यानी कि 4 ओहम में से गुजरती है, तब जाके मुझे क्या होता है जी, 4 ओहम के क्रॉस वोल्टेज पता चलेंगे। तो लिहाजा मुझे 2 करंट्स मालूम करनी है, एक तो I1 और एक I4। तो चलिए आए मालूम करते हैं। I1 के लिए यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा लो, I1 इज इक्वल टू, जरा गौर कीजिएगा, I1 करंट के ऊपर मैं लगाने लगा हूं क्या, करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल का कहना था जिस ब्रांच की करंट आप मालूम करना चाहते हैं उसके पैरेलल ब्रांच की करंट आपने ऊपर रखनी है, सॉरी उसके पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस आपने ऊपर रखनी है। तो इसके पैरेलल में कौन सा रेजिस्टर लगा हुआ है, 15 ओहम का, तो ये आपने ऊपर रख लिया, बटे में रखनी है आपने टोटल रेजिस्टेंस यानी कि उसके पैरेलल ब्रांच की प्लस उसकी अपनी ब्रांच की 8, मल्टीप्लाई करवा देना आपने सप्लाइड करंट के साथ, जो उसको सप्लाई मिल रही है IT इनको सप्लाई मिल रही है, तो लिहाजा -2.11 से हमने ज़रब दे दी। तो यहां से बच्चों आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू भी। तो ये बच्चों आपके पास आ रही है -1.4 कह लो, -1.4 अम्पेयर। तो ये I1 का वैल्यू आ गया -1.4 अम्पेयर। अब बच्चों I1 आपको कैलकुलेट हो गया, तो I1 की मदद से 3 ओहम के क्रॉस जो वोल्टेज पैदा होते हैं वो आपने कैलकुलेट करना है। ज़रा देखिएगा, मैं मेन शेप में ना ज़रा करंट्स की ना जो डिवीजन है वो बता रहा हूँ। IT पहले यहाँ से निकली हमारी, फिर नीचे की तरफ I2 करंट जा रहा है, I1 इस तरफ जा रहा है, फिर ये I1 इस नोड तक पहुँचता है, फिर से ये 2 हिस्सों में तकसीम होता है, I3 करंट इधर जा रहा है,
I4 इधर जा रहा है, हमने इसी तरह से नाम रखे हैं ना। तो अब मुझे I1 करंट का पता है, तो मैं 3 ओम के क्रॉस इसके वोल्टेज क्यों ना पता कर लूँ। तो बच्चों याद रखना, जिस मतलब कि जिस तरफ से रजिस्टर के आपकी करंट एंटर कर रही होगी उस तरफ आपने पॉजिटिव पोल लगा देना, और जिस तरफ लीव कर रही होगी उस तरफ नेगेटिव पोल, मतलब एक तरफ पॉजिटिव आ गया तो दूसरी तरफ नेगेटिव ही आना है। तो यहाँ पे आपने वो वोल्टेज लिखने हैं जो आते हैं। तो ओहम्स लॉ लगा दो, I1 की वैल्यू आपको पता है, तो 3 ओहम का हमारा रजिस्टर है, ये देखो मैं निकालने लगा V3 ओहम के नाम से इसके वोल्टेज। तो 3 ओहम का रजिस्टर हुआ 3 इंटू I1, 3 इंटू माइनस 1.4, तो देखते हैं ये कितना आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो बच्चों ये आ रहा 4.2 माइनस 4.2 वोल्ट। तो ले जी आपके वोल्टेज आ गए। यहाँ पे आप V3 ओहम मेंशन कर दो, जब बारी आएगी कैलकुलेट करने की VAB तो हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी मुझे 4 ओहम के क्रॉस जो वोल्टेज है उनका नहीं पता, तो वो कैसे कैलकुलेट करूँगा, मुझे I4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अब देखो बच्चों I1 जब इस पॉइंट पे पहुँचती है, आप इसी शेप पे आ जाओ, नीचे वाली शेप पे, यहाँ पे I4 को कैलकुलेट करना ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे आओ, देखो I1 जब यहाँ पे पहुँचती है फिर से 2 हिस्सों में तकसीम होना पड़ता है, यानी कि I1 अब इन दोनों करंट्स के लिए सप्लाइड करंट है। तो मैं I4 अगर निकालना चाहूँ तो इसके ऊपर करंट डिवीजन रूल लगाऊंगा, तो इसके पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी। I4 इज इक्वल टू, देखें इसके पैरेलल में कौन से रेजिस्टेंस है बच्चों, I4 के पैरेलल इसकी ब्रांच के 10 ओहम, तो 10 ओहम ऊपर आ गया, बटे में आगे टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की प्लस पैरेलल ब्रांच की, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट जो जिसका नाम I1 है। I1 की कितनी वैल्यू आई थी, माइनस 1.4, जो आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.7 शायद आ जाएगा, मैं लेट्स से कह रहा हूँ। जी बच्चों ये आ जाएगी माइनस 0.7 एम्पेयर, ठीक है। हमें I4 भी पता चल गई। अब फिर हमने कैलकुलेट करना है I4 के 4 ओहम के वोल्टेज को। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे भी वही सीन होगा कि यहाँ पे देखें जिस पोल से एंटर कर रही है ना करंट, उस साइड पे आपने प्लस का साइन लगा देना वोल्टेज का, और माइनस का साइन फिर दूसरी तरफ, इसको कह लो V4 ओहम। तो अब ये हम कैलकुलेट करने लगे हैं, देखें वही फार्मूला, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस है 4 और करंट है I4, तो V4 ओहम आप कैलकुलेट करने लगे हैं। V4 ओहम इज इक्वल टू 4 इंटू I4, ठीक है जी। 4 ओहम रेजिस्टेंस थी और करंट I4 थी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.7, तो ये आ जाएगा 2.8, माइनस 2.8 वोल्ट आपका बच्चों आ गया 4 ओहम का आंसर, ठीक है। अब हम जा रहे हैं VAB कैलकुलेट करने, बस ये आपका काम डन हो गया। VAB इज इक्वल टू, तो देखो बच्चों ये आपने कैसे इसकी इक्वेशन लिखनी है, आपने इसकी इक्वेशन इस तरह से लिखनी है, जिस तरफ VAB का पॉजिटिव पोल है ना उस तरफ से आपने चलना स्टार्ट करना है और नेगेटिव पोल तक पहुंचना है। तो देखें यहाँ से मैं फ्लो करना स्टार्ट करता हूँ। VAB इज इक्वल टू, देखो पहले मैं इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रहा हूँ V3 ओहम के, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा प्लस V3 ओहम, ठीक है। इसी तरह से जब मैं आगे बढ़ता हूँ इसी पॉइंट से, तो मैं आगे मजीद जाता हूँ तो इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर करता हूँ V4 ओहम के, तो ये भी लिखा जाएगा प्लस V4 ओहम। और देखें मैं नेगेटिव पोल तक पहुँच गया एट द लास्ट तो ये बस ये आपके पास इक्वेशन आएगी VAB की, क्योंकि देखें मैं नेगेटिव पोल तक पहुँच गया VAB के। तो बस इसमें वैल्यूज़ पुट करो और अपना आंसर पाओ। माइनस 4.2 ये हमारी वैल्यू थी V3 ओहम की, और माइनस 2.8 ये वैल्यू थी V4 की। कितना बनता है, 2 और 4 6, 6 और 7 माइनस 7 वोल्ट। तो लें बच्चों ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको आंसर और अपने क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। वेरीफाइड है, कोई इसमें गलती नहीं है, आपका आंसर यही है, ठीक है जी।